हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो हमने कल पृथ्वीराज चौहान को शुरू किया था और आज हम पृथ्वीराज चौहान को पूरा पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं कि पृथ्वीराज का जो चौहान का जो जन्म हुआ था वो 1166 ईस्वी में अहिल पाटन गुजरात में हुआ। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। जो अनंगपाल तोमर यानी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की छोटी पुत्री थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। और इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ और ये 11 वर्ष की आयु में ही यानी कि 1177 ईस्वी में ये शासक बन गए थे। 1177 ईस्वी में ये शासक बने और 1192 ईस्वी तक ये शासक बने। कब? 1177 यानी 11 वर्ष की आयु में ही ये शासक बने और 1192 तक ये शासक बने। अब सबसे पहले इन्होंने जो कार्य किया यानी कि इनके कुछ उपनाम भी आते हैं। इन्हें कहा जाता है राय पिथौरा या इन्हें दल पंगुल भी कहा जाता है यानी कि विश्व विजेता। दल पंगुल का मतलब क्या है? विश्व विजेता। और राय पिथौरा का मतलब क्या है? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। साथ में इन्हें कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट। जो पृथ्वीराज चौहान है उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। अब इनके सामने कुछ समस्याएं थी। वो समस्याएं थी कि इनका जो एक चचेरा भाई था उसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन ने जो गुड़गांव पर अधिकार कर लिया, जो किसके क्षेत्र में था? वो पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में था। अब बाल छोटी उम्र है। 1177 में ये शासक बना और 78 में ही जो नागार्जुन थे उन्होंने यहाँ पर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। तो इनकी माता उस समय जो राजकार्य का संचालन कर रही थी, उनकी माता कर्पूरी देवी थी। उनके प्रधानमंत्री भुवनमाल थे और कदममास थे। ये कुछ उनके सेनापति या सहयोगी भी थे। प्रधानमंत्री भुवनमल और कदमबास, ये इनकी सहायता से 78 में नागार्जुनों का दमन किया। इसके बाद में एक भंडानक नामक जाति थी, सतलज से आई हुई एक भंडानक जाति थी, जिसका जो दमन किया वो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। किसकी? दिग्विजय की नीति। अब दिग्विजय की नीति का मतलब क्या है? यानी कि दिशाओं को जीतने की नीति अपनाई। अब जब यहां पर पृथ्वीराज तृतीय शासक था, उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड। ये कौन था? चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड था। यहां पड़ता है महोबा, महोबा उत्तर प्रदेश। यहाँ का जो शासक था वो था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल, ठीक है। यहां पड़ता है कन्नौज। और कन्नौज का उस समय जो शासक था वो था आपके जयचंद गेहड़वाल, ठीक है। कौन था? जयचंद गेहड़वाल। अभी एक बार क्या हुआ, दिल्ली से कुछ सैनिक जो थे, पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिक दिल्ली से कहां आ रहे थे? अजमेर की ओर आ रहे थे। तो जो मोहबन रेस है परमर्दी देव चंदेल, उसने घायल सैनिकों को मरवा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान यहां से गया और इनके मध्य युद्ध होता है। तो परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल। तो आला और उदल को एक कवि थे जिनका नाम था जिग्निक। जिग्निक ने लड़ते हुए देखा था। उस समय इनके लिए एक लाइन कही गई थी। किसके द्वारा? जिग्निक के द्वारा एक लाइन कही गई थी कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। ये किसके लिए कही है? तो परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे जिनका नाम, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। इसके बाद में क्या होता है? कन्नौज। कन्नौज का शासक कौन है? जयचंद गेहड़वाल। अब जयचंद गेहड़वाल, इससे पहले हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का शासक उस समय था अनंगपाल तोमर। कौन था? अनंगपाल तोमर। इसकी दो पुत्रियां थी। छोटी पुत्री का नाम था कर्पूरी देवी, जिसका विवाह हुआ था सोमेश्वर चौहान के साथ। और बड़ी पुत्री थी, उसका विवाह हुआ था जयचंद गेहड़वाल के साथ। जो बड़ी पुत्री की संतान हुई उसका नाम था सहयोगिता, ठीक है।
और जो छोटी पुत्री के पुत्र हुआ उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। अब एक बार सहयोगिता दिल्ली गई हुई थी और पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली गया हुआ था। यहाँ पर इन दोनों के प्रेम संबंध हो जाता है। इस बात का पता किसे चलता है? जयचंद गेड़वाल को इस बात का पता चलता है। अब जयचंद गेड़वाल को इस बात का पता चला तो पहले ही इन क्षेत्रों की सीमा आपस में लगती है, वैसे ही दुश्मनी है। लेकिन इस बात का जब पता जयचंद गेड़वाल को चला तो जयचंद गेड़वाल ने सहयोगिता को दिल्ली से वापस कहां ले आया? कन्नौज ले आया। पृथ्वीराज चौहान भी कहां आ गया? अजमेर आ गया। अब इसकी बेइज्जती करने के लिए सहयोगिता का क्या रख दिया इसने? स्वयंवर। क्या रख दिया? संयोगिता का इसने रख दिया स्वयंवर। और सभी आसपास के राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को निमंत्रण नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया। लेकिन जहां पर स्वयंवर लगा हुआ था उसके बाहर, जहां पर चप्पल खोली जाती है, यानी राजाओं की जहां पर चप्पल खोली गई थी वहां पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाकर वो लगा दी गई। अब संयोगिता आई और सभी राजाओं को छोड़ते हुए उस जो मूर्ति लगाई हुई थी उसको वरमाला डाल दिया गया। डाल दी किसने? संयोगिता ने इस मूर्ति को क्या किया? वरमाला डाल दी। कहते हैं कि इसके बाद में संयोगिता को एक कमरे में बंद कर दिया गया और स्वयं कौन आए? पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता को यहां से भगाकर ले गए। ये इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में क्या, यहां पर भी पृथ्वीराज चौहान ने क्या ले ली? दुश्मनी मोल ले ली। अच्छा शासक था, अच्छा वीर था, लेकिन इसने अपने भाइयों से दुश्मनी मोल ले ली। इधर महोबा परमर्दी देव चंदेल से दुश्मनी मोल ले ली, जयचंद गेड़वाल से भी दुश्मनी मोल ले ली। अब देखो गुजरात शासक भीमदेव सेकंड से भी इसने दुश्मनी मोल ले ली। वो कैसे ले ली? जो पृथ्वीराज चौहान था उसका पिता कौन था? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान की हत्या किसने की थी? भीमदेव सेकंड ने। पहली बात तो दुश्मनी ये थी। दूसरी बात, एक आबू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचनी। इंचनी की शादी करने की इच्छा किसके साथ थी? पृथ्वीराज तृतीय के साथ। और जो भीमदेव सेकंड था वो किससे शादी करना चाहता था? इंचनी के साथ। और इंचनी ने शादी किसके साथ कर ली? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस बात पर भी ये इनसे दुश्मनी हो गई। ये थी इनकी दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति के तहत ये आपस में दुश्मन पैदा कर ली। अब देखो आगे हम बात करते हैं। आज हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। देखो इधर एक प्रांत है जिसका नाम है गजनी। क्या है? गजनी। अब गजनी का शासक कौन बना? तो गजनी का शासक बना शहाबुद्दीन गोरी। कौन बना? गजनी का शासक बना शहाबुद्दीन गोरी। गोरी गजनी से चला, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए कहां पर पहुंचा? अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए बठिंडा पहुंचा। कहां पर पहुंचा? बठिंडा पहुंचा। अब इधर से पृथ्वीराज चौहान कहां पहुंचा? तराइन। तराइन का मैदान कहां पर है? हरियाणा में। पृथ्वीराज चौहान तराइन के मैदान में पहुंचा और जो है गजनी शासक गोरी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वो कहां पहुंचा? बठिंडा पहुंचा। अब इन दोनों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। किस किस के मध्य? वही एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो था गोविंद राय, सॉरी, इसका जो सेनापति था वो एक तो पंजुन राय, खांडे राव और दिल्ली का एक सहयोगी था। दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था गोविंद राय। गोविंद राज। लेकिन दिल्ली का शासक कौन था जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में सहयोग किया था? वो था गोविंद राज।
इस प्रकार से सहयोग करने पर पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हो जाती है और गौरी यहां से पुनः कहां लौट जाता है, गजनी लौट जाता है। इसके बाद में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। वही मैदान तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। वही एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ है मोहम्मद गौरी। इसमें इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी इसमें विजय रहता है। गौरी की क्या हुई, इसमें विजय हुई। अब देखो, अब तराइन का जो द्वितीय युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी ने बहुत अच्छी तैयारी की और 1,20,000 सेना लेकर कहां से चला, गजनी से चला। गजनी से 1,20,000 सेना लेकर चला। कौन, मोहम्मद गौरी 1,20,000 सेना लेकर चला और ये लाहौर पहुंचा और लाहौर पहुंचकर इसने पृथ्वीराज चौहान के लिए एक दूत भेजा जिसका नाम था कयाम उल, एक सेनापति भेजा जिसका नाम था कयाम उल मुल्क। ये पहला सेनापति भेजा। अब ये क्यों भेजा, ये दूत क्यों भेजा, तो ये संधि वार्ता के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास क्या भेजता है, एक दूत भेजता है। इसके बाद में दूसरा दूत भेजा तो वो भेजा था रुकमुद्दीन हमजा। दूसरा दूत कौन सा भेजता है, लाहौर से रुकमुद्दीन हमजा। ये दो दूत भेजते हैं। इसके बाद में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है, और इसमें विजय किसकी हुई, मोहम्मद गौरी इसमें क्या होता है, विजय होता है। अब देखो, अब जब ये दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की सहायता किसने की थी, तो मेवाड़ से सहायता की थी समर सिंह ने। मेवाड़ से सहायता की थी सामंत सिंह ने। जालोर से सहायता की थी समर सिंह ने। किसने, समर सिंह ने। इसके बाद में दिल्ली से सहायता की थी गोविंद राज के द्वारा, ठीक है, गोविंद राज के द्वारा सहायता की गई। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान हिसार हरियाणा की तरफ भाग जाते हैं और वहां पर मोहम्मद गौरी के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो ये लिखा था चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ को लिखा था। और इसे पूरा किसने किया था, तो पृथ्वीराज रासो है, उस ग्रंथ को पूरा किसने किया था, तो इनका एक पुत्र था, उसका नाम था जलहण। इनके पुत्र जलहण ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। अब इस ग्रंथ में ऐसी बात लिखी हुई है कि जब द्वितीय युद्ध हुआ उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहां ले गया, गजनी। गजनी ले जाकर पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब ये क्या है, इस पुस्तक को अपने पुत्र जलहण को देते हैं और स्वयं कहां चले जाते हैं, कौन, चंद्रबरदाई स्वयं कहां चले गए, गजनी चले गए। अब वहां जाकर मोहम्मद गौरी के सामने यह बात रखी कि आपने हमारे राजा जी की आंखें तो फोड़ दी, लेकिन आज भी हमारे राजा जी शब्द वेदी बाण चला सकते हैं, जहां से आवाज आएगी वहां पर बाण तीर मार सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा कहा गया कि ऐसा कारनामा देखा जाए। जब ये कारनामा देखने के लिए उन्हें बुलाया गया तो चंद्रबरदाई के द्वारा एक बात कही गई कि एक शासक को दूसरा शासक, यानी कि चंद्रबरदाई ने कहा कि गौरी आप कहोगे तो ही जो है पृथ्वीराज चौहान क्या चलाएगा, तीर चलाएगा।
तो अब गौरी ने कहा कि चंद्रबधाई तीर चलाइए। तो इसने एक वाक्य बोला था वहां पर, किसने, चंद्रबधाई ने एक वाक्य बोला था कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठो सुल्तान चूकमती चौहान। यानी कि 4 बांस, यानी कि लंबाई उस समय बांस में नापी जाती थी कि 4 बांस दूर है, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण 8 आंगल ऊपर, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान। यानी कि पृथ्वीराज चौहान इस दिशा में यहां पर बैठा हुआ है और पृथ्वीराज चौहान तू क्या चला दे, तीर चला दे। कि जैसे पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई और मोहम्मद गोरी वहां पर मारा गया। इसके बाद में चंद्रबधाई लिखता है कि मैंने चक्कू निकाला और मैंने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और मैंने मेरी भी हत्या कर ली। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रबधाई थे वो क्या थे, एक साथ जन्मे थे और एक साथ मरे थे। किसमें लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ आपके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। अब देखो हम कुछ आगे की बातें करें तो कुछ इतिहासकार तो यही मानते हैं, अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि हिसार हरियाणा में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे अबुल फजल है, अबुल फजल ने कहा है कि जो मोहम्मद गोरी थे वो पृथ्वीराज चौहान को कहां ले गए थे, गजनी ले गए थे। इसके बाद में एक है हसन निजामी, इतिहासकार हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये कुछ इनकी बातें हैं मृत्यु से संबंधित। अब देखो इनकी कुछ और बातें करें हम पृथ्वीराज चौहान की, तो जो पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा था उसका नाम था नाट्य रंबा। क्या था, इनके घोड़े का नाम नाट्य रंबा था। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो इनकी छतरी बनी हुई है आपके गजनी, गजनी में इनकी छतरी बनी हुई है। इनके स्मारक की हम बात करें तो इनका स्मारक बना हुआ है अजमेर में। कहां पर बना हुआ है, अजमेर में इनका स्मारक बना हुआ है। अब पृथ्वीराज चौहान ने कला एवं साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना भी की थी। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की थी। और दिल्ली में एक राय पिथौरा नामक गढ़ की स्थापना भी की थी, शहर बसाया था। राय पिथौरा शहर कहां पर बसाया था, तो दिल्ली में राय पिथौरा शहर किसने बसाया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था।